हेलो बच्चों। तो हमारा ऑप्टिक्स का जो पहला लेक्चर था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग दूसरे लेक्चर में एंटर कर रहे हैं जो कि प्रिज्म पे बेस्ड है, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ऑप्टिक्स में जो सवाल आते हैं, ठीक है ना, अगर आप सही से उसको एनालाइज करोगे तो प्रिज्म का एक बहुत बड़ा रोल है, मतलब बहुत बड़ी क्वेश्चंस जो है वो प्रिज्म से पूछे गए हैं, क्योंकि प्रिज्म में बहुत सारा वैरायटी जो है वो होता है, जिसकी वजह से लाइक रे ऑप्टिक्स में प्रिज्म से क्वेश्चंस आने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है बच्चा। तो अभी मैं प्रिज्म कराने जा रहा हूं आप लोगों को, और आई डोंट थिंक कि इसको करने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन प्रिज्म से छूटेगा नीट या जेईई मेन के एग्जाम में, ठीक है ना। तो एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के वीडियो को वॉच करो। लाइक मेरा यही ट्राई है कि 31 तक आप लोगों का ऑप्टिक्स और मॉडर्न मैं कवर कर दूं, जिससे कि आप लोग का कम से कम नीट वालों के लिए 10 क्वेश्चन श्योर हो जाए, और बाकी तो जो कराया है सो कराया ही है, और इधर से जेईई मेन वाले लोगों के लिए भी 6 के करीब क्वेश्चंस जो है वो आपका सिक्योर हो जाए, ठीक है बच्चा। तो चलो ठीक है यार, मेहनत किया जाए सब लोग मिलकर के, जितना हो सकता है हम करेंगे, आप लोग भी अपना एफर्ट लगाइए, ठीक है ना। चलो देखोगे ध्यान से बच्चा। तो सबसे पहला बात प्रिज्म के बारे में तो इतना बेसिक सब लोगों को पता होगा, ठीक है ना, कि लाइक एक ट्रांसपेरेंट ये मटेरियल होता है जिसमें जो रिफ्रैक्टिंग फेसेस होते हैं लाइक वो आपका लाइक पैरेलल नहीं होता है, जिसमें रिफ्रैक्टिंग फेसेस जो है वो पैरेलल नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो लाइक किसी भी ग्लास स्लैब में और प्रिज्म में बस यही डिफरेंस है कि अगर हम ग्लास स्लैब का बात करते हैं तो जो ग्लास स्लैब होता है ये भी एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का ही बना होता है, बट ये है कि जो दोनों रिफ्रैक्टिंग फेसेस होते हैं ये इसके पैरेलल होते हैं, ठीक है ना। जबकि जब हम प्रिज्म का बात करते हैं तो जो रिफ्रैक्टिंग फेसेस होते हैं जिससे कि लाइट जो है रिफ्रैक्ट होता है, ठीक है ना, वो आपका पैरेलल नहीं होता है, ठीक है ना, कुछ एंगल के ऊपर होता है दिस। तो ये थोड़ा सा बेसिक बात है जो कि आप लोगों को जानना चाहिए, ठीक है ना। लाइक इस केस में अगर बात करें तो एंगल ऑफ प्रिज्म आपका 0 होता है, जबकि जिन दो रिफ्रैक्टिंग फेसेस से रिफ्रैक्शंस जो है वो कंट्रीब्यूट होता है उन दोनों के बीच के एंगल को हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है ना। मींस अगर लाइट का रिफ्रैक्शन इन दोनों फेसेस से कंट्रीब्यूट हो रहा है तो इन दोनों फेसेस के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना बच्चा। यहां पे अगर हम लोग ग्लास स्लैब का बात करें तो एक पर्टिकुलर केस है, स्पेशल केस है, जिसमें एंगल ऑफ प्रिज्म बोल सकते हो कि 0 होगा, ठीक है। अब सुनोगे ध्यान से। मैंने कहा कि कुछ एक चीजें हैं जो कि एकदम जो है आप अपने दिमाग में एकदम डाल लेना इसको, ठीक है ना, और ये सब होना चाहिए, क्योंकि समझ लो कि बहुत बेसिक सवाल से ही जो है वो मतलब क्वेश्चंस जो है शुरू हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा इसमें कि प्रिज्म का जब भी हम बात करते हैं तो मान लो कि अगर हमने ये दोनों फेस को लाइक कंसीडर करा है, इन दोनों रिफ्रैक्टिंग फेसेस को कंसीडर करा है, ठीक है ना, जिसमें कि लाइक पहले फेस पे लाइट जो है वो इंसिडेंट हुआ, फिर आपका रिफ्रैक्ट होकर के इस फेस पे आया, फिर आपका लाइक रिफ्रैक्ट होकर के वापस कुछ ऐसा गया दिस। तो जैसा कि मैंने बताया कि जिन दोनों फेसेस का कंट्रीब्यूशन होता है रिफ्रैक्शन में उनके बीच के एंगल को दिस इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ क्या आपका प्रिज्म। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो लाइक वर्टिकल वाला एंगल होगा वही हमेशा एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा। लाइक हो सकता है कि ये भी एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाए। कहोगे सर वो किस केस में हो सकता है, तो मान लो कि आपके पास एक प्रिज्म कुछ ऐसा दिया हुआ है और जो कंट्रीब्यूशन है इस बड़ी रिफ्रैक्शन का, मान लो ये आपका यहां से लाइट कुछ इस तरह से आया, यहां पे हमने नॉर्मल जो है ड्रॉ करा, ये बेंड करा कुछ ऐसा, फिर यहां पे आपका आया, फिर आपका कुछ ऐसा। तो कहने का मतलब इस बार जो रिफ्रैक्शन जो है इन दोनों फेसेस से हुआ है, ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा दिस, इसको हम लोग कहेंगे कि आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ध्यान रखना, एंगल ऑफ प्रिज्म में ऐसा नहीं कि ऊपर वाला जो एंगल होगा वही एंगल ऑफ प्रिज्म होगा, जिन दोनों फेसेस का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन में, वही एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा। क्या कोई दिक्कत? चलो देखोगे ध्यान से, बढ़ते हैं आगे बच्चा। अब सुनना, बेसिकली इसमें जो है समझोगे इस चीज को बच्चा कि जैसे मान लो लाइक समझ लो कि बिना किसी रिजल्ट के भी जो क्वेश्चंस जो है इसमें फॉर्म कर जाते हैं प्रिज्म में। जैसे देख लो ये नीट 2018 क्वेश्चन है, हालांकि ये नीट में 2-3 बार पूछा जा चुका है और जेईई मेन में भी पूछा जा चुका है और एम्स में भी पूछा जा चुका है। माने ये क्वेश्चन समझ लो हर एक तरह के एग्जाम में आ चुका है, एक लाइन का सवाल है, लेकिन क्वेश्चन इतना बड़ा लंबा चौड़ा लिखा रहता है कि आदमी देख के उसको छोड़ देता है, लगता है कि ना ये क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे, ठीक है ना। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे ऐसा है कि कह देगा कि आपका एक प्रिज्म है जिसका लाइक एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो 30 डिग्री दे दिया कुछ ऐसा,
और जिस मटेरियल से प्रिज्म बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है लाइक म्यू इज इक्वल टू √2, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन से मेंशन रहेगा बच्चा, ठीक है ना। चलिए ध्यान रखना कि एंगल ऑफ प्रिज्म को हम लोग रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म या सिंपली एंगल ऑफ प्रिज्म दोनों सेम ही चीज है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो इसमें क्या दिया ना बच्चा कि लाइक दो जो रिफ्रैक्टिंग फेसेस हैं प्रिज्म के, उसमें से मैंने किसी एक को सिल्वर्ड कर दिया है दिस, और सिल्वर्ड करके उसको मैंने एक प्लेन मिरर में कन्वर्ट कर लिया है, कुछ ऐसा। ये क्वेश्चन में मेंशन किए हुए हैं, ठीक है ना। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन में दिए हुए रहता है कि किसी एक रिफ्रैक्टिंग फेस को मैंने सिल्वर्ड करा और उसको एक प्लेन मिरर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। अब सवाल ये पूछता है कि लाइक पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे लाइक लाइट को कितने एंगल पे इंसिडेंट किया जाए। ऑब्वियस सी बात है, लाइक इंसिडेंट एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ ही मेजर करते हैं, तो कितने एंगल पे इंसिडेंट कराया जाए लाइट को, जिससे कि लाइक मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद लाइट अपने पाथ को रिट्रेस कर ले, ठीक है ना। शुड आई रिपीट द क्वेश्चन? क्वेश्चन ये था कि पहले रिफ्रैक्टिंग फेस पे लाइक लाइट को कितने एंगल पे इंसिडेंट कराया जाए, जिससे कि लाइक इस मिरर से, जो कि मिरर बना है सिल्वर्ड करने के बाद, उससे रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट अपने पाथ को क्या करे, आपका रिट्रेस कर ले। कहोगे सर ये कैसे करेंगे सर? तो कुछ नहीं करना है भाई। लाइक मैंने कहा कि थीटा एंगल पे मान लो ये लाइक लाइट आया नॉर्मल के साथ, डेफिनेटली अगर यहां पे बात करें, आगे बढ़ाएं, ये नॉर्मल वाला लाइन है दिस नॉर्मल, लाइक रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहे हैं हम, तो डेफिनेटली जो लाइट होगा वो बेंड करेगा टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये आपको समझना है बच्चा कि ये लाइट अगर बेंड करके इस मिरर को नॉर्मली हिट कर दे, ये लाइट बेंड करके अगर इस प्लेन मिरर को क्या करे, आपका नॉर्मली हिट कर दे, तो डेफिनेटली यहां पे इस मिरर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, आपका 0, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, आपका 0। मानिए सीधा सा बात है कि अगर मिरर को वो नॉर्मली हिट करेगा तो नॉर्मली वापस भी आएगा, बिकॉज जब I 0 है तो R भी क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपने पाथ को रिट्रेस तभी करेगा जब यहां से रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट है वो इस मिरर को क्या करे, आपका नॉर्मली हिट कर दे। नॉर्मल हिटिंग के बाद ये अपने पाथ को क्या कर लेगा, रिट्रेस कर लेगा, कुछ इस तरह से दिस रिट्रेस कर लेगा। तो यही पूछा है थीटा का वैल्यू कितना होगा। कहोगे सर तो इसमें कुछ है ही नहीं, ये एंगल 90, ये एंगल 30 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 90 ये हो गया, 30 ये हो गया, तो डेफिनेटली ये एंगल हमारा निकल जाएगा 60। क्या कोई दिक्कत? अब ये आपका पूरा नॉर्मल वाला लाइक एंगल है, जिसमें से ये 60, तो डेफिनेटली ये एंगल कितना हो जाएगा, आपका 30 डिग्री। क्या कोई दिक्कत? अब करना क्या है, सीधा इस जगह पे स्नेल्स लॉ लगा देना है, आंसर अपने सामने आ जाएगा। तो एयर से आया है तो ये हो जाएगा 1 sin थीटा इज इक्वल टू, एंटर किस में हुआ है, प्रिज्म में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2, ध्यान देना, मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि हमें पता है sin 30 डिग्री। देख लो एक लाइन का सवाल सारे एग्जाम में आ चुका है, तो ये हो जाएगा आपका sin थीटा इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाइड बाय sin 30, हम लोग जानते हैं 1/2, एक √2 से √2 खत्म होगा, माने sin थीटा इज इक्वल टू 1/√2। सॉल्व करेंगे तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा 45 डिग्री आंसर। क्या कोई दिक्कत? माने अगर 45 डिग्री पे इंसिडेंट कराया जाए तो एग्जैक्टली ये सब कुछ होने वाला है, ठीक है ना। ये आपका अगर सिल्वर्ड कर दे, जो क्वेश्चंस दिया था उसके अकॉर्डिंग थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। क्या कोई दिक्कत? नीट 2018 का क्वेश्चन था ये, फटाफट नोट करोगे फास्ट। नेक्स्ट चलो अब देखना, मैंने कहा कि प्रिज्म में थोड़ा सा कुछ एक बेसिक आइडिया जान ले हम लोग पहले, फटाफट देखोगे ध्यान से बच्चा, ध्यान दीजिएगा सब लोग। मैंने कहा कि सबसे पहला बात, ये हमारा प्रिज्म, दिस एंगल ऑफ प्रिज्म जो है ये आपका A, ठीक है ना। और यहां से मैंने एक लाइट कंसीडर करा जो कि नॉर्मल के साथ दिस I एंगल पे इंसिडेंट हुआ, दिस। मैंने कहा कि बच्चा यहां के बाद ऑब्वियस है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम एंटर करा है, लाइट बेंड करेगा टूवर्ड्स द नॉर्मल, माने कुछ इस तरह से, और ये एंगल हम लोग मान लेते हैं R1, ठीक है ना। फर्स्ट इंटरनल रिफ्रैक्टिंग एंगल जिसको हम लोग बोलते हैं R1,
फिर यहां पे हम लोग वापस से ड्रॉ करेंगे नॉर्मल, ठीक है ना, ध्यान देना। और यहां का जो एंगल है सेकेंड सरफेस पे, ठीक है ना, इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं कि आपका R2। अब यहां के बाद डेफिनेटली ये डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है, एयर में जा रहा है, तो बेंड करेगा अवे फ्रॉम द क्या आपका नॉर्मल। इसको बोलते हैं I, दैट इज द एंगल ऑफ क्या आपका इंसिडेंस। क्या कोई दिक्कत? ध्यान से मेरी बात सुनना। सबसे पहला बात कि बच्चा ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म आपको दिख रहा है ना, एंगल ऑफ प्रिज्म A, इस एंगल ऑफ प्रिज्म का वैल्यू R1 प्लस R2 के इक्वल होगा, ठीक है ना। प्रूफ करने का टाइम नहीं है, बस सीधा लिखते चले जाते हैं हम। एंगल ऑफ प्रिज्म किसके बराबर होता है? जो प्रिज्म के अंदर जो इंटरनल रिफ्रैक्टिंग एंगल्स होते हैं उसके सम के इक्वल होता है। माने A इज इक्वल टू R1, इस सरफेस पे रिफ्रैक्टिंग एंगल और इस सरफेस पे रिफ्रैक्टिंग एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम दैट इज R1 प्लस क्या आपका R2 के इक्वल होता है। पहला नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्रिज्म से पास करने के बाद, ठीक है ना, इस रे में कितना डेविएशन प्रोड्यूस्ड हुआ, तो डेविएशन का सीधा मतलब होता है बच्चा कि दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द रे, इंसिडेंट रे, और ये आपका है डेविएटेड डायरेक्शन। दिस माने जाना चाह रहा था इधर लेकिन मुड़ गया इधर, तो ये एंगल पूछा जाएगा। नेट डेविएशन, ये प्रिज्म इस रे को कितना प्रोड्यूस करेगा। एंड डेफिनेटली जो रे हमने कंसीडर करा है ये एक मोनोक्रोमेटिक रे है, ठीक है ना, मोनोक्रोमेटिक रे हमने कंसीडर करा है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं डेल्टा, और इस डेल्टा का जो वैल्यू होगा बच्चों ये आपका होगा I प्लस E माइनस E। ध्यान रखना, ठीक है ना। डेल्टा यहां पे क्या इंडिकेट कर रहा है? डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म, एकदम दिमाग में रखना। I क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। E क्या है? एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो I प्लस E माइनस A क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसका वैल्यू होता है R1 प्लस R2 के इक्वल। फटाफट नोट कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट हो गया? चलो अब देखना, माने मैक्सिमम टाइम जो प्रिज्म से क्वेश्चंस आते हैं वो जनरल डेविएशन से नहीं आता है। आपको I प्लस E माइनस A से क्वेश्चंस नहीं आता है। मैक्सिमम टाइम जो प्रिज्म से क्वेश्चंस आए हैं, जो मैंने स्कैन करा है, वो मिनिमम डेविएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, कि प्रिज्म से होकर के लाइक मिनिमम डेविएशन कितना सफर्ड होगा, कितने एंगल पर डेविएशन मिनिमम होगा। तो ऐसे सवाल आपको खूब देखने को मिलेंगे। लाइक चाहे आप नीट का प्रीवियस ईयर का पेपर देख लो, चाहे आप जेईई मेन का प्रीवियस ईयर का पेपर देख लो, और चाहे आप एम्स का प्रीवियस ईयर का पेपर देख लो, मिनिमम डेविएशन से रिलेटेड सवाल आपको सबसे ज्यादा दिखने वाले हैं। तो ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चा। मैंने कहा कि एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे पास एक प्रिज्म है, डेफिनेटली ये आपका हमारा प्रिज्म है, और दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म से A। यहां से हमने लाइट को इंसिडेंट कराया I एंगल पे, ठीक है ना। ये लाइट गया आपका अंदर, फिर ड्रॉ करा मैंने नॉर्मल, फिर ये लाइट निकल के आया बाहर, और हम बात कर रहे हैं डेविएशन का, माने ये और इसके बीच का एंगल दिस डेल्टा। बच्चा हम लोग इस एंगल का बात कर रहे हैं, डेल्टा का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से मेरी बात सुनना, जब हम डेल्टा का बात करते हैं बच्चे, तो जैसा कि हम लोग अभी डेल्टा का वैल्यू लिखे हैं, दैट इज डेविएशन जनरल फॉर्म में, ये आपका आया है I प्लस E माइनस A। I प्लस E माइनस A, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है ना। इसमें एक बहुत ही जबरदस्त ग्राफ है, हालांकि एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, थ्योरेटिकली भी इसका है लाइक प्रूफ, बट फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि अभी हम लोग उस पर जाएंगे ही नहीं। तो हम लोग डायरेक्ट ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं डेल्टा और I के बीच में। डेल्टा क्या है? जनरल डेविएशन जो इस प्रिज्म से प्रोड्यूस हुआ है आपका, लाइक ये रे ऑफ लाइट सफर्ड हुआ है लाइक इस डेविएशन से जब ये प्रिज्म से बाहर निकला है, ठीक है ना। तो डेल्टा, मैंने कहा डेल्टा और I दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करने वाला हूं मैं, ठीक है ना। हालांकि मैं फिर से रिपीट कर दूं कि एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, बट थ्योरेटिकली भी इसको प्रूफ किया जा सकता है। तो ये ग्राफ जो है लाइक कुछ इस तरह का ग्राफ आपका आता है, दिस, ध्यान देना, ये कुछ ऐसा ग्राफ होता है, दिस, गौर करोगे। लाइक मैंने कहा कि इस ग्राफ को देख करके आपको लग रहा होगा कि ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में एक ऐसा एंगल है, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक ऐसा एंगल है जहां पे जो डेविएशन है सबसे कम है, दिस, जहां पे डेविएशन सबसे क्या है आपका कम है। तो ध्यान रखना कि जिस जगह पे ऐसा होगा
उस जगह पे आई और ई आपस में इक्वल होगा, ठीक है ना। लाइक जिस एंगल पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है ना, इक्वल हो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग डेविएशन क्या होता है आपका, मिनिमम होता है। ध्यान देना, अगर आई और ई इक्वल हुआ तो ध्यान रहे कि इस केस में R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू A/2 भी हो जाएगा। अब कहोगे सर ये कहां से लिख दिए, तो तुरंत तो बताए थे यार, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या होता है, A। मैंने कहा कि मिनिमम डेविएशन के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस आपस में क्या होता है, इक्वल। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल हुआ, माने इंटरनल रिफ्रैक्टिंग एंगल R1 R2 भी इक्वल होगा। तो जब R1 R2 इक्वल हो गया तो डेफिनेटली दोनों का वैल्यू किसके बराबर होगा, आपका A/2 के बराबर होगा। अब कहोगे सर अभी भी वो एंगल तो हम लोग को मिला ही नहीं जहां पे डेविएशन मिनिमम होगा सॉरी, तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, तो वो एंगल भी मिल जाएगा। माने ये तो पता चल गया ना कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू A/2, ये कंडीशन है मिनिमम डेविएशन के लिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये कंडीशन है मिनिमम डेविएशन के लिए। अब एग्जैक्टली उस एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू कितना होगा मिनिमम डेविएशन के कॉरस्पॉन्डिंग, तो कहोगे सर निकाल लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। इस केस में ध्यान रहे, निकालने के लिए क्या करना है, माने ये I ये R1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा लगाएंगे स्नेल्स लॉ इस वाले फेस पे। तो जब स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू और इंटू साइन R1 के जगह पे हो जाएगा A/2। क्या यहां से I नहीं निकल जाएगा हमारा, तो यहां से I दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू द मिनिमम डेविएशन, ये आ जाएगा साइन इनवर्स म्यू साइन A/2। क्या कोई दिक्कत, साइन इनवर्स म्यू साइन A/2। ध्यान रखना, इसको याद रखने का जरूरत नहीं है, अगर याद रहे तो बहुत बढ़िया, नहीं रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कंडीशन याद रखना है कि मिनिमम डेविएशन के कॉरस्पॉन्डिंग लाइक R1 R2 इक्वल होगा A/2 के, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब उससे रिलेटेड अगर सवाल आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा स्नेल्स लॉ लगा करके अपना काम कर लेंगे। तो वही एग्जैक्टली मैंने यहां पे किया है, यहां स्नेल्स लॉ लगा करके एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल लिया जो कि साइन इनवर्स म्यू साइन A/2 के इक्वल आया है। क्या कोई दिक्कत, फटाफट नोट करोगे फास्ट। अब देखना, इसमें कभी कभी पूछ देता है कि मिनिमम डेविएशन का वैल्यू कितना होगा, तो वो भी निकाल सकते हो, देख सकते हो। लाइक इस एंगल पे जो डेविएशन होगा ये वाला, ये डेविएशन मिनिमम होगा, लेकिन मैंने कहा कि मिनिमम डेविएशन का वैल्यू पूछ देगा कि मिनिमम डेविएशन होगा कितना, वो भी निकाल सकते हो। लाइक डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम, तो यहां देख सकते हो I प्लस ई, मिनिमम डेविएशन के केस में I और E आपस में क्या होता है, इक्वल। तो ये I प्लस आई कितना हो जाएगा बच्चा, 2I और माइनस क्या आपका A। क्या कोई दिक्कत, कहोगे सर I तो पता ही नहीं है, अरे पता है यार, यही तो I निकाले हैं यहाँ पे। ये जो I हमने यहाँ निकाला है, जा करके प्यार से इस I का वैल्यू यहाँ पे ला करके पुट कर दो, ठीक है ना, वहां से आपका निकल जाएगा कि मिनिमम डेविएशन होगा कितना। क्या कोई दिक्कत, फटाफट नोट करोगे, फास्ट जल्दी करो। तो इसमें कुछ रटने वटने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना, मतलब बेकार में उतना फॉर्मूला याद रखने का नहीं है। सीधा बस दिमाग में रखना कि कोई भी किसी प्रिज्म से होकर के कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो मिनिमम डेविएशन सफोर्ड करेगा अगर, ठीक है ना, अगर लाइक इंटरनल रिफ्रैक्टिंग एंगल्स दैट इज R1 R2 आपस में इक्वल हो, हाफ ऑफ द एंगल ऑफ द प्रिज्म के, और साथ ही साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस भी आपस में क्या हो, आपका इक्वल हो। क्या कोई दिक्कत, फटाफट नोट करोगे, फास्ट जल्दी करो। नेक्स्ट चलो, अब इस ग्राफ में कुछ और भी हम काम कराएंगे, लेकिन पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे हम लोग। देखोगे ध्यान से एकदम, चलो। माने ये वो सेगमेंट है जहां से माने क्वेश्चंस खूब पूछा गया, खूब माने यहां से इतना सारा क्वेश्चंस आ चुका है जिसका कोई हिसाब नहीं है, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, मैंने कहा कि क्वेश्चंस जैसे ऐसा बोल दिया जाए, एक अच्छा क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं, ठीक है ना। लाइक ये है कि हमारे पास एक इक्विलेटरल प्रिज्म है, दस, ठीक है, एक इक्विलेटरल प्रिज्म है जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है √3, ठीक है। एक इक्विलेटरल प्रिज्म है जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है √3। हाँ, अब देखोगे
इक्विलेटरल प्रिज्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू दिया हुआ है √3, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये दिस। अब ऑब्वियस है जब इक्विलेटरल प्रिज्म बोल दिया है इसका मतलब है कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म होगा वो तो 60 डिग्री हो गया। सिर्फ यही नहीं, सारे एंगल ही 60 हो जाएंगे क्योंकि इक्विलेटरल प्रिज्म बोला है 60 डिग्री। क्या कोई दिक्कत? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है, कितना दिया है? √3 दिया है, ठीक है ना। अब सुनना, इसमें एक क्वेश्चन दिया है, इसमें मतलब एक क्लू दिया है कि जो मिनिमम डेविएशन एक रे ऑफ लाइट लाइक इससे होकर के, इस प्रिज्म से होकर के मिनिमम डेविएशन सपोर्ट करा है, ठीक है ना। जो रे ऑफ लाइट है प्रिज्म से होकर के मिनिमम डेविएशन सफर्ड करा है, ठीक है ना। मिनिमम डेविएशन और वो मिनिमम डेविएशन जो है वो आपका नहीं, ये एंगल नहीं दिया था आई थिंक, तब तो फिर बहुत आसान हो जाएगा, इसमें कुछ रह नहीं जाएगा क्योंकि इसमें मिनिमम डेविएशन ही पूछ सकते हैं कि मिनिमम डेविएशन कितना होगा। चलो वही निकाल लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एंगल ऑफ प्रिज्म डेफिनेटली 60 हो जाएगा और म्यू मैंने कितना दे दिया है बच्चा? √3 दे दिया है। चलो इसमें पूछ देगा कि बताइए कितने एंगल पे लाइक डेविएशन जो है वो मिनिमम होगा, कितने एंगल पे डेविएशन क्या होगा आपका? मिनिमम होगा। तो मैंने कहा कोई रिजल्ट याद रखने का जरूरत नहीं है, सीधा सा बात है। डेविएशन मिनिमम होने का मतलब क्या? लाइक यहां आया, नॉर्मल ड्रॉ करा, ये बेंड करके गया यहां, फिर यहां आया, नॉर्मल ड्रॉ किया, बेंड करके गया यहां। मैंने कहा कि बच्चा डेविएशन मिनिमम तब होगा जब इंटरनल रिफ्रैक्टिंग एंगल ये और ये आपस में इक्वल हो, माने R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू A/2 और यहां A दिया हुआ है 60 का आधा होता है कितना आपका? 30 डिग्री। क्या कोई दिक्कत? अब ध्यान से मेरी बात सुनना, R1 R2 जो है A/2 जो कि 30 डिग्री के बराबर है। पहला सवाल पूछ देगा इसमें कि बताइए कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस पे इससे होकर डेविएशन मिनिमम होगा। तो सवाल का जवाब देख लो, बस फटाफट यहां पे स्नेल्स लॉ लगा दो। और क्या? I मान लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब यहां स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो लिखेंगे 1 इंटू साइन I इज इक्वल टू म्यू। तो म्यू आई थिंक दिया हुआ है √3 मल्टीप्लाइड बाय साइन R1 और R1 ये है, R2 ये है और R1 R2 A/2 के बराबर है और ये आपका A/2 30 है और साइन 30 होता है कितना? 1/2। क्या कोई दिक्कत? माने ये आ गया √3/2। साइन I बराबर √3/2। साइन में किसका वैल्यू √3/2 होता है बच्चा? 60 डिग्री का। तो ये लो I बराबर हो गया 60 डिग्री आंसर पहला। मान इक्विलेटरल प्रिज्म के केस में लाइक 60 डिग्री एंगल पे अगर लाइट को इंसिडेंट कराया जाए तो डेविएशन क्या होगा आपका? मिनिमम होगा। अब इसी में कोई पूछ दे तुमसे कि उस मिनिमम डेविएशन का वैल्यू कितना होगा, ये भी क्वेश्चन है कि उस मिनिमम डेविएशन का वैल्यू कितना होगा। तो यार कुछ करना थोड़ा ही है, लाइक डेल्टा मिनिमम बताना है कितना होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो जनरल रिजल्ट होता है डेविएशन का I + E - A, लेकिन मिनिमम डेविएशन के केस में I और E इक्वल होता है तो डायरेक्ट यहां कर देते हैं 2I - क्या आपका A। यहां पे कुछ करना है नहीं। तो आइस ऑफ I निकल चुका है 60 डिग्री माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया 60 × 2 120 - 60 माने ये भी हो गया 60 डिग्री। क्या कमाल की बात है, मिनिमम डेविएशन भी 60 डिग्री का होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे डेविएशन मिनिमम होगा वो भी 60 डिग्री का होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म भी कितने का है आपका? 60 डिग्री का है। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट करोगे फास्ट, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। चलो हाँ, इसमें कुछ हम वैरायटी अभी और लेते हैं अच्छा क्वेश्चंस का, ठीक है ना, मिनिमम डेविएशन वाला, क्योंकि यहीं से तो क्वेश्चन आना ही है यार, यहीं से क्वेश्चंस आना है, सीधा सा बात है। अब देखना इसमें क्या है बच्चा कि जैसे मान लो कि हमारे पास एक प्रिज्म है, एक प्रिज्म दे दिया है, ठीक है ना, एकदम ध्यान से देखना कि एक मान लो प्रिज्म दिया है ऐसा, दिस, गौर करोगे, ठीक है ना। अब इसमें क्या कहा है कि एक प्रिज्म है और नॉट इक्विलेटरल प्रिज्म, सिंपली एक प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है √3। देखना कितना बढ़िया सवाल है, ये भी क्वेश्चन नीट में, एम्स में, जेई मेंस में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। एक इक्विलेटरल प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है और एंगल ऑफ प्रिज्म है A। क्या कोई दिक्कत? लाइक एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सिंगल वेवलेंथ वाला, मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल वेवलेंथ, ठीक है ना, सब डिस्कस करेंगे हम लोग वेव ऑप्टिक्स में, टेंशन ना लो, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट जो डेविएशन सफर करा इस प्रिज्म से पास करने के बाद उसका मिनिमम वैल्यू दिया हुआ है, लाइक डेल्टा का मिनिमम वैल्यू दिया हुआ है एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर। कोई दिक्कत?
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, √3। ध्यान से देखना, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना, a। सवाल में दे दिया है कि अगर जो मिनिमम डेविएशन जो प्रोड्यूस हुआ है अगर वो एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर है तो बताना है कि एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होगा। क्या कोई दिक्कत? देखना ध्यान से। कहोगे सर कैसे बनाएंगे, कैसे सोचेंगे, तो ध्यान से मेरी बात सुनना, कुछ नहीं करना है भाई। डेल्टा मिनिमम बराबर a। डेल्टा मिनिमम के लिए सीधा लिख सकते हैं जी बच्चा 2i माइनस ए। कितना लोग का गल है, ये क्या कर दिए सर? अरे i प्लस ई माइनस ए होता है ना भाई, i बराबर e मिनिमम डेविएशन के लिए, तो 2i माइनस ए, और ये बराबर किसके, आपका a के। उधर भेज दें, माने 2i बराबर 2a, इसका मतलब i इज इक्वल टू a। ले एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ प्रिज्म बराबर आपस में इक्वल होगी। तो पहला जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन माने समझ में आ गया होगा कि आंसर 60 डिग्री आने वाला है, बट फिर बना लेते हैं। तो i इज इक्वल टू क्या आ गया आपका a। अब देखना, जब i इज इक्वल टू a आ गया बचवा, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, बना लेते हैं क्वेश्चन को यार। i इज इक्वल टू a है ना, तो मैंने कहा कि सीधा अगर यहां बात करें तो लाइक अगर i इज इक्वल टू a आया है, हमारे पास यहां पे देखना जरा ध्यान से, ये हमारा नॉर्मल नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस i, लाइक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो r1 दैट इज a/2। तो ना हम यहां स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं। अगर स्नेल्स लॉ लगा लिया जाए तो ये हो जाएगा 1 इंटू साइन i इज इक्वल टू म्यू। म्यू दिया हुआ है √3 और इंटू साइन r, तो साइन r के जगह पे हो जाएगा साइन ऑफ a/2। क्या कोई दिक्कत? ध्यान से मेरी बात सुनना। अब अगर यहां देखा जाए, 1 तो खैर खत्म ही हो गया, साइन i बराबर a, तो साइन i के जगह पे साइन a लिख सकते हैं, ये हो जाएगा साइन a, और साइन a के लिए फॉर्मूला जानते होगे तुम लोग, 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2 इज इक्वल टू √3 साइन a/2। क्या कोई दिक्कत? अब देखना, हम इसको कैंसिल कर रहे हैं, हालांकि ये गलत चीज है, ठीक है ना, ऐसा करना नहीं चाहिए, मैथमेटिकली गलत है, बट चलो कोई नहीं, यहां चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि नॉन जीरो वैल्यू है तो काट सकते हैं। मैंने कहा कि 2 cos a/2 इज इक्वल टू √3, तो यहां से हम लोग cos a/2 निकाल लेते हैं, ये आपका आ जाएगा √3/2। तो क्या यहां से लाइक cos a/2 √3/2, इसका मतलब जो a/2 होगा वो किसके बराबर होगा, 30 डिग्री के बराबर होगा। तो a/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो डेफिनेटली यहां से a निकल जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद 30 इंटू क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री, जो कि हम लोग पहले से जान रहे थे कि एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री ही आएगा। इसका मतलब है कि इक्विलेटरल प्रिज्म है। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट करोगे, फास्ट जल्दी करो, बढ़ूं आगे। माने ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप रेडी रहोगे, मतलब बहुत ही इस तरह से क्वेश्चंस, मिनिमम डेविएशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आपको दिखेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप एकदम रेडी रहो। ध्यान से देखना। नेक्स्ट, अब अगेन एक बहुत बढ़िया सवाल देने जा रहे हैं आप लोगों को। क्या है क्वेश्चंस, देखिएगा। मैंने कहा कि बच्चा एक प्रिज्म है, एक प्रिज्म है विथ एन एंगल ऑफ प्रिज्म ए। ध्यान दीजिएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म आपका ए। कह रहा है कि इसमें ना म्यू दिया हुआ है, म्यू एंगल ऑफ प्रिज्म ए, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू दिया हुआ है cot a/2। कोई दिक्कत? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का वैल्यू दिया हुआ है cot a/2। क्या कोई दिक्कत? सवाल है कि लाइक किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को फॉल कराया गया है, इसके ऊपर सवाल है कि ये मोनोक्रोमेटिक लाइट मिनिमम कितना डेविएशन सपोर्ट करेगा, ठीक है ना। मिनिमम डेविएशन निकालना है, कितना होगा, जबकि म्यू का वैल्यू cot a/2 है और एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है आपका a। कहोगे सर इसमें क्या है सर, ये तो एकदम आराम से निकाल लेंगे सर, ठीक है ना, अभी तो बता ही दिए हैं आप। डेल्टा मिनिमम सर आप बता दिए हैं, डेल्टा मिनिमम बराबर सर आपने बताया है i प्लस ई माइनस ए, जिसमें i और e इक्वल होता है मिनिमम डेविएशन के केस में, तो सर डायरेक्ट लिख देते हैं ना 2i माइनस क्या आपका a, ट्वाइस ऑफ i माइनस a। क्या प्रॉब्लम है सर? ध्यान से मेरी बात सुनना। कहोगे सर लेकिन आई तो सर पता नहीं है, क्या करेंगे उसके लिए? तो कुछ नहीं करना भाई, स्नेल्स लॉ लगा देंगे प्यार से, और क्या। ये अगर बात करें तो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया आई, लाइक अगर बात करें जब अंदर आया तो ये आपका एंगल R1 जो कि a/2 होगा। बस यहां पे स्नेल्स लॉ एक बार लगा दो, तो 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू ये आपका साइन R1, म्यू इंटू साइन R1 के जगह पे हो जाएगा a अपॉन क्या आपका 2। क्या कोई दिक्कत? माने
अगर यहां बात करें तो डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आई। अगर हम चाहें तो बड़े ही प्यार से लाइक यहां से हम आई निकाल सकते हैं, चाहो तो थोड़ा सा एक टर्म आप और आगे बढ़ा सकते हो, जैसा कि आपको दिख रहा होगा म्यू साइन ए बाई टू। तो बच्चा म्यू दिया हुआ है, म्यू कितना दिया हुआ है, कॉट ए बाई टू। तो कॉट ए बाई टू का मतलब होता है कॉस ए बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू, चूंकि कॉस बाई साइन कॉट होता है, मल्टीप्लाइड बाई यहां पे हो जाएगा साइन ए बाई क्या आपका टू। क्या कोई दिक्कत? अगेन नॉन जीरो वैल्यू है तो कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। माने साइन आई बराबर आ गया कॉस ए बाई टू, साइन ए का वैल्यू कॉस ए बाई टू। कहोगे सर अभी तक आई तो निकला नहीं है सर, साइन आई का वैल्यू तो कॉस ए बाई टू आ गया है सर, अब क्या करेंगे सर यहां से? तो मेरी बात ध्यान से सुनना, साइन आई का वैल्यू कॉस ए बाई टू आया है, हमें आई जो चाहिए वो ए के टर्म में चाहिए। तो कहोगे सर इसको देख के तो नहीं लग रहा है कि आई ए के टर्म में आएगा, एकदम आएगा। देखो ना, साइन आई इज इक्वल टू, क्या हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए बाई टू। अरे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। क्या कोई दिक्कत? तो साइन 90 माइनस ए बाई टू क्या हो जाएगा, कॉस ए बाई टू। अब साइन आप रिमूव कर सकते हो, तो आई इज इक्वल टू आ गया 90 माइनस ए बाई क्या आपका टू, माने एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 माइनस ए बाई टू आ गया। इसका वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 90 माइनस ए बाई टू और माइनस क्या आपका ए, मल्टीप्लाई कर लो तो ये आपका हो जाएगा 90 इंटू टू 180, फिर ये 2 से 2 कैंसिल, माने ये आपका कितना आ जाएगा सॉल्व करके, 2 से 2 कैंसिल, माइनस ए माइनस 2 है, माने 180 माइनस 2 है। क्या कोई दिक्कत? ये है आंसर, मिनिमम डेविएशन 180 माइनस 2 है। ये भी तुम्हारा नीट का ही सवाल है, लाइक ये का, जल्दी करो फटाफट नोट करोगे फास्ट। मिनिमम डेविएशन एकदम दिमाग में डाल लो, मिनिमम डेविएशन से ही क्वेश्चंस रहता है, मैक्सिमम टाइम मिनिमम डेविएशन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हो गया? जल्दी करोगे? चलो हो गया? देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट नंबर एक और क्वेश्चन लेते हैं यार मिनिमम डेविएशन का, उसके बाद एक दो कॉन्सेप्ट और बता देंगे, ठीक है ना। मिनिमम डेविएशन समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कुछ नहीं करना है यार, सीधा दिमाग में डाल लो मिनिमम डेविएशन, सीधा कि इंटरनल रिफ्रैक्टिंग एंगल्स आपस में इक्वल होगा, हाफ ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर होगा। अब निकालने के लिए सीधा किसी एक रिफ्रैक्टिंग फेस पे स्नेल्स लॉ लगा दो, तुम्हारा काम बन जाएगा, वहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस निकल जाएगा। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस निकल जाएगा तो मिनिमम डेविएशन निकालना बहुत आसान है, डेल्टा मिनिमम कितना हो जाएगा, ऐसे फॉर्मूला आई प्लस ई माइनस ए होता है, वहां पे 2i माइनस ए हो जाएगा, चूंकि आई और इक्वल है, और क्या, आराम से उड़ाते चले जाओ, बाकी कोई फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है, एकदम दनादन बना क्वेश्चन। अब ध्यान देना, लाइक एक प्रिज्म है सॉरी, ये हमारे पास प्रिज्म है दिस, गौर करना, जिसके लिए एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो 60 डिग्री है, दिस एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है 60 डिग्री। क्या कोई दिक्कत? अभी सुनना, मैंने कहा कि लाइट को ना इंसिडेंट कराए हैं, दिस लाइट को मैंने इंसिडेंट कराया है 45 डिग्री पे, 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री पे मैंने लाइट को क्या कराया, आपका इंसिडेंट कराया है। क्या कोई दिक्कत? अब सुनना, सवाल है कि अगर ये रे ऑफ लाइट मिनिमम डेविएशन से सफर्ड हुआ है, अगर ये रे ऑफ लाइट मिनिमम डेविएशन से सफर्ड हुआ है, ठीक है ना, डेविएशन अगर मिनिमम हुआ है, ये भी नीट का सवाल है, तो बताना है आपको कि इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एंगल ऑफ प्रिज्म 60 है, इंसिडेंट करा है 45 डिग्री पे, और डेविएशन क्या हुआ है, मिनिमम। तो अगर डेविएशन मिनिमम सफर्ड हुआ है तो पहला बात कि आपको बताना है कि लाइक म्यू का वैल्यू कितना होगा। कहोगे सर बहुत आसान, कुछ है ही नहीं सर, कुछ नहीं है, ये R1, ये R2,
ये E अगर 45 तो ही 45 होगा, R1 R2 इक्वल होगा। मिनिमम डेविएशन के केस में R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू A/2। A/2 कहने का मतलब क्या, 60 का आधा, तो 60 का आधा 30 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? अब इसमें भाई कुछ करना भी है क्या? कुछ नहीं करना है यार, सीधा यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दो। जब स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 × sin 45 इज इक्वल टू म्यू, वही तो निकालना है, तो म्यू और इंटू साइन R1, तो साइन 30, साइन 30 कितना होता है 1/2। क्या कोई दिक्कत? साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 इज इक्वल टू म्यू इंटू 1/2। लाइक √2 से √2 कैंसिल, यहां से म्यू निकल गया, म्यू बराबर √2। ये भी नीट का पूछा हुआ सवाल है। म्यू का वैल्यू कितना हो गया √2। इसमें दो चीज पूछा था, पहला पूछा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए कितना होगा, और दूसरा पूछा था कि मिनिमम डेविएशन का वैल्यू कितना होगा। नहीं समझा, म्यू तो निकल गया √2, दूसरा पूछा था कि मिनिमम डेविएशन बताओ कितना होगा। तो कहोगे सर इसमें भी कुछ रह गया क्या, ये तो ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है ना। म्यू निकल गया, अब देखना मिनिमम डेविएशन कैसे निकालते हैं। मिनिमम डेविएशन, तो मिनिमम डेविएशन के लिए आप यूज करोगे डेल्टा मिनिमम बराबर 2i माइनस क्या आपका a। क्या कोई दिक्कत? आई तो दिया ही हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री, तो 45 × 2 ये हो गया 90, और 90 माइनस a एंगल ऑफ प्रिज्म कितना हो गया आपका 60। क्या कोई दिक्कत? तो अगर बात करें तो ये 90 माइनस 60 क्या हो जाएगा 30 डिग्री। बात समझ में आ रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा √2 एंड 30 डिग्री, ठीक है ना। माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा √2 और मिनिमम डेविएशन जो एंगल होगा वो आपका 30 डिग्री का होगा। फटाफट नोट करोगे जल्दी से, फास्ट जल्दी करो। बढ़ू आगे, चलो नेक्स्ट। अब ध्यान देना बच्चा, इसमें एक दो पॉइंट है जो कि आप दिमाग में रखना, जब मिनिमम डेविएशन पढ़ ही रहे तो दिमाग में डाल लो, ठीक है ना। कि दो तरह के प्रिज्म के केस में, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दो तरह के प्रिज्म के केस में, ये पहला केस जिसमें तीनों साइड इक्वल है, ये तीनों साइड इक्वल है, इक्विलेटरल प्रिज्म। और ये दूसरा केस है जिसमें ये और ये साइड जो है वो इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं, ठीक है ना, मतलब आइसोसेलेस प्रिज्म। दिस इज एन आइसोसेलेस प्रिज्म एंड दिस इज एन इक्विलेटरल प्रिज्म, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, आइसोसेलेस प्रिज्म और इक्विलेटरल प्रिज्म के केस में, ठीक है ना, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट मिनिमम डेविएशन को सफर करता है, दिस, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट मिनिमम डेविएशन सफर करता है, एकदम ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मिनिमम डेविएशन सफर करता है तो जो रे ऑफ लाइट होगा इनसाइड द प्रिज्म, रे ऑफ लाइट इनसाइड द प्रिज्म जो होगा वो बेस के पैरेलल हो जाएगा। नहीं समझा? रे ऑफ लाइट इनसाइड द प्रिज्म जो होगा वो बेस के पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल कहने का मतलब सीधा, अगर ये 60 है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा आपका 60। क्या कोई दिक्कत? इक्विलेटरल के केस में मैंने बताया, लाइक आइसोसेलेस के केस में भी यही होगा कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट मिनिमम डेविएशन को सफर करता है तो लाइक इनसाइड द प्रिज्म जो रिफ्रैक्टेड लाइट होगा वो आपका बेस के पैरेलल हो जाएगा। माने अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो डेफिनेटली ये भी एंगल क्या हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा। तो याद रखना, ठीक है ना, कि इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, और अगर मिनिमम डेविएशन किसी इक्विलेटरल प्रिज्म या फिर आइसोसेलेस प्रिज्म से हुआ है तो जो रिफ्रैक्टेड लाइट होगा इनसाइड द प्रिज्म वो बेस ऑफ द प्रिज्म के क्या होगा आपका पैरेलल हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट करोगे। बढ़ू आगे, ध्यान रखना, ये तो आईआईटी में क्वेश्चन पूछ दिया था 4 फिगर दे करके कि कौन सा सही होगा, तो ध्यान रखना बेस के पैरेलल। बढ़ू आगे, चलो। अब प्रिज्म में कुछ एक कंडीशन और भी है, जब इतना जान के तो जान ही लेते हैं, ठीक है ना। ध्यान से मेरी बात सुनना, इसी में जैसे जो ग्राफ मैंने बोला था ना बच्चा, ध्यान देना, ये जो मैंने ग्राफ प्लॉट करा था लाइक मिनिमम डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के अगेंस्ट, लाइक सॉरी डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस के अगेंस्ट जो मैंने ग्राफ प्लॉट करा था, दिस मैंने कहा था कि ये वो एंगल होगा दैट इज I इज इक्वल टू E, जहां पे लाइक वैल्यू भी इसका लिख ही देता हूं, साइन इनवर्स म्यू साइन A/2 आएगा, और ये वो एंगल होगा जहां पे डेविएशन सबसे कम होगा, मिनिमम डेविएशन होगा। क्या कोई दिक्कत? अब मेरी बात सुनना ध्यान से, दिस यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चा कि चलो ठीक है ये हो गया, अब इसमें समझना होगा आपको कि मैक्सिमम डेविएशन,
मिनिमम डेविएशन तो इस एंगल पे हो गया, कितना होगा वो भी निकाल लोगे, डेल्टा कुछ करना थोड़ा ही है, ये हो जाएगा 2i माइनस ए, आई निकल चुका, वैल्यू पुट कर दोगे, मिनिमम डेविएशन निकल जाएगा। इसमें ना मैक्सिमम डेविएशन भी पूछ देता है कभी कभी कि मैक्सिमम डेविएशन कितने एंगल पे होगा, तो याद रखना कि डेविएशन मैक्सिमम अगर बात किया जाए तो π/2 एंगल पे होगा। 90 डिग्री एंगल पे डेविएशन सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। इस पे जो है आपका डेविएशन जो डेल्टा है वो आपका मैक्सिमम होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू π/2 होगा, और मैक्सिमम कितना होगा, तो अगर मैं बात करूं तो हमारे पास उस केस में क्या होगा कि लाइक हम लोग यूज करेंगे i प्लस ई माइनस क्या आपका ए। क्या कोई दिक्कत? i अगर बात करें तो ये हमारा π/2 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा π/2 प्लस ई एंड माइनस क्या आपका a। उस केस में लाइक इमरजेंस एंगल जो है हमें निकालना होगा स्नेल्स लॉ का यूज करके, ठीक है ना, एंड देन आफ्टर हमारा मैक्सिमम डेविएशन निकलेगा। हालांकि इससे क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है, बट फिर भी दिमाग में रखना कि डेविएशन मैक्सिमम कहां पे होता है, π/2 एंगल पे होता है, याद रहेगा। फटाफट नोट करो, फास्ट जल्दी करो। नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बस जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं रेगुलरली उसी पे हम डिस्कस कर रहे हैं, बाकी फालतू कोई डिस्कशन नहीं है, क्योंकि अभी उतना टाइम भी नहीं है सब डिस्कस करने का, तो बस उसी पे हम लोग बड़ा काम कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो अब एक चीज है ना, कंडीशन फॉर नो इमरजेंस, ठीक है ना, यहां से भी क्वेश्चंस जो है 2-3 बार आ चुके हैं, तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखोगे ध्यान से, कंडीशन फॉर नो इमरजेंस, इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशन फॉर नो इमरजेंस। अब कहोगे सर ये क्या हुआ, नो इमरजेंस का मतलब क्या हुआ, सुनोगे ध्यान से बच्चा। दिस ये रे ऑफ लाइट ड्रॉ किया नॉर्मल, बेंड किया टुवर्ड्स द नॉर्मल, कहीं यहां ध्यान देना बच्चा। मैंने कहा कि पहले फेस पे तो रिफ्रैक्शन हुआ, लेकिन जैसे ही ये प्रिज्म के दूसरे रिफ्रैक्टिंग फेस पे पहुंचा, मैंने कहा कि यहां से इस लाइट को प्रिज्म के बाहर नहीं निकलना है, इसको प्रिज्म के बाहर नहीं निकलना है, ठीक है ना। तो कहोगे सर ये प्रिज्म के बाहर कब नहीं निकलेगा, तो डेफिनेटली अगर यहां पे TIR हो जाए, अगर इस जगह पे TIR हो जाए तो ये प्रिज्म के बाहर नहीं निकलेगा, प्रिज्म में ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो प्रिज्म के बाहर ये तभी नहीं निकलेगा, ध्यान रखना, कंडीशन में डायरेक्ट लिख देता हूं, उतना टाइम नहीं है, जब याद रहे कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म है A वो ग्रेटर देन हो 2θc के। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो बच्चा, ग्रेटर देन किसके, 2θc के। कहोगे सर θc तो क्रिटिकल एंगल है, बताएं जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर में θc का वैल्यू साइन इनवर्स 1/μ, जहां म्यू क्या है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, तो θc इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ। ध्यान रखना एंगल ऑफ प्रिज्म का वैल्यू ग्रेटर देन अगर 2θc हुआ तो उस केस में किसी तरह का कोई भी इमरजेंस नहीं होगा। क्या कोई दिक्कत? ध्यान रखना, इस रिजल्ट को ही याद रखना, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया है। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग और मॉडिफाई कर लेते हैं, ऐसा करते दोनों साइड में, अगर चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a/2 ग्रेटर देन क्या आपका θc। क्या कोई दिक्कत? अरे 2 से डिवाइड दे दिया, a/2 ग्रेटर देन क्या आपका θc। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ साइन लगा देते हैं। अगर दोनों तरफ साइन लगा दिया जाए तो साइन ऑफ a/2 ग्रेटर देन हो जाएगा क्या आपका साइन θc, और साइन θc का वैल्यू हम जान रहे हैं 1/μ, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन क्या आपका 1/μ। क्या कोई दिक्कत? इसको उलट देते हैं, जैसे ही उल्टेंगे इनइक्वालिटी जो है वो चेंज कर जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहां पे साइन a/2 ग्रेटर देन है ना, यहां पे हो जाएगा साइन, पहला तो रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा 1/sin a/2, और ये ग्रेटर देन जो है ये बन जाएगा लेस देन, और 1/μ बन जाएगा म्यू। क्या कोई दिक्कत? तो ध्यान रखना दो कंडीशन, या तो a ग्रेटर देन 2θc, और या तो जो म्यू का जो वैल्यू होगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि जो म्यू का जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन होना चाहिए 1/sin a/2 के। याद रखना डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछता है। कंडीशन फॉर नो इमरजेंस, कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिज्म के बाहर ना निकले, अंदर आ जाए लेकिन बाहर नहीं जाना है, ठीक है ना। तो उसके लिए कंडीशन है a ग्रेटर देन 2θc या फिर म्यू ग्रेटर देन 1/sin a/ क्या आपका 2। फटाफट नोट करोगे, फास्ट जल्दी करो, बढ़ू आगे।
बाकी कोई फालतू का रिजल्ट याद मत रखना, बता दे रहे हैं, ठीक है ना, कोई फालतू का रिजल्ट नहीं। मिनिमम डेविएशन पे काम करो, काम क्या करना, सब तो क्वेश्चन करा ही दिए हैं। मिनिमम डेविएशन का दिमाग में रखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर होगा, इंटरनल रिफ्लेक्टिंग एंगल बराबर होगा, हाफ ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल होगा। क्या कोई दिक्कत? और दनादन सवाल बनाते चले जाओ, जल्दी करो, फास्ट। नेक्स्ट, बस इससे ऊपर कुछ नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है ना, यही आपका मैक्सिमम इतना ही तक क्वेश्चन आ सकता है इसमें नीट और जेईई मेंस एग्जाम के लिए। फिर एडवांस का अलग ही सेगमेंट है, तो एडवांस का तो खैर हम लोग क्लासरूम में ही करेंगे तैयारी, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, आई डोंट थिंक कि यहां तक किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होना चाहिए बच्चों आप लोगों को, ठीक है ना। तो अब हम लोग सीधा जो है थोड़ा सा डिस्पर्सन्स पे बात करेंगे, और वहां से भी क्वेश्चंस पूछा है यार, मजेदार चीज है कि वहां से भी क्वेश्चंस आया है, ठीक है ना। तो डिस्पर्सन्स पे हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, डिस्पर्सिव पावर पे थोड़ा सा बात करेंगे। तो मेरी बात सुनना ध्यान से, गौर करना बच्चा, ये जो भी रिजल्ट अभी तक हम लगाए हैं ना, लाइक I + E - A, जनरल डेविएशन, मिनिमम डेविएशन 2I - A, तो ध्यान रखना बच्चा मेरा कि जितने भी एक्सपेरिमेंट प्रिज्म से रिलेटेड जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो सारे के सारे स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए हैं। माने स्मॉल एंगल प्रिज्म कहने का मतलब दिस, अगर ये एंगल ऑफ प्रिज्म आपका A है, एकदम गौर करना, इस पे रे ऑफ लाइट को मैंने हिट कराया कुछ ऐसा, फिर ड्रॉ करा आपका नॉर्मल, बेंड किया ये टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर ड्रॉ किया नॉर्मल, बेंड किया ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ध्यान रखना बच्चा, इसको मैंने बढ़ा दिया आगे, ये गया इधर, और इस डेविएशन का हम बात कर रहे हैं डेल्टा। तो सुनोगे ध्यान से, जहां भी दिख जाए कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म है A, ये लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री, माने 10 डिग्री से छोटा या बराबर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखना कि जो डेविएशन वहां प्रोड्यूस्ड होगा, वो डेविएशन निकालने के लिए हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं μ-1 × A। क्या कोई दिक्कत? डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्मॉल एंगल प्रिज्म, जितना भी एक्सपेरिमेंट होता है प्रिज्म से रिलेटेड, लाइक चाहे वो डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन हो, चाहे डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन हो, या सिंपली डिस्पर्सन हो, ठीक है ना, वो सारे के सारे स्मॉल एंगल प्रिज्म पे ही किए जाते हैं। तो डेविएशन जो स्मॉल एंगल प्रिज्म प्रोड्यूस करता है उसका वैल्यू होता है, याद रखना, μ-1 × क्या आपका A, जहां पे A क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। अब कहोगे सर म्यू, तो म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का, जो कि वेरी करता है, लाइक अकॉर्डिंग टू द कॉचीज रिलेशन, म्यू का वैल्यू वेरी करता है A + B/λ²। म्यू का वैल्यू वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द कॉचीज रिलेशन A + B/λ², जहां A और B को हम लोग बोलते हैं कॉचीज कांस्टेंट, जो कि पॉजिटिव कांस्टेंट होता है। ध्यान रखना, इसका मतलब यह हुआ कि ऑब्वियस सी बात है, जिसका लेमडा जितना ज्यादा होगा उसका म्यू, जिसका लेमडा जितना ज्यादा होगा उसका म्यू उतना ही कम होगा, और म्यू जितना कम होगा डेल्टा उतना ही कम होगा। माने जिस मोनोक्रोमेटिक लाइट का वेवलेंथ ज्यादा उसका म्यू कम, और जब म्यू कम तो डेविएशन कम। यही रीजन है कि जब हम लोग व्हाइट लाइट को पास कराते हैं किसी प्रिज्म से, तो सबसे कम डेविएट कौन होता है? रेड वाला। रीजन, क्योंकि रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो म्यू सबसे कम होगा, और जब म्यू सबसे कम होगा तो डेल्टा भी सबसे कम होगा। यही रीजन है कि अगर हम बात करें लाइक वॉयलेट का, तो वॉयलेट वाले का डेविएशन सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा डेविएशन क्यों होता है वॉयलेट का? बिकॉज उसका लेमडा क्या होता है? सबसे लाइक कम होता है। लेमडा का सबसे कम होना माने म्यू का सबसे ज्यादा होना, माने डेल्टा का सबसे ज्यादा होना। क्या कोई दिक्कत? तो ध्यान रखना इस चीज को। दिस स्मॉल एंगल प्रिज्म μ-1 × A। बढ़ू आगे, चलिए नेक्स्ट। अब देखोगे, अब इसी में ध्यान रखना, इसी में लाइक हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं डिस्पर्सन, जिसमें डिस्पर्सिव पावर और लाइक डिस्पर्सिव पावर, एंगुलर डिस्पर्सन, दो वर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना। तो हो सके तो इसको दिमाग में रखो, ध्यान रखना। मैंने कहा कि बच्चा हमारे पास एक स्मॉल एंगल प्रिज्म है विथ द एंगल ऑफ प्रिज्म क्या आपका A, एंगल ऑफ प्रिज्म A, ठीक है ना। देखोगे ध्यान से, मैंने कहा कि व्हाइट लाइट को मैंने प्रिज्म से निकाला, दिस पहुंचा यहां, गौर करोगे दिस। मैंने कहा कि जब ये फाइनली लाइक प्रिज्म से बाहर निकल रहा है, तो डेफिनेटली चूंकि व्हाइट लाइट में जो कंपोनेंट्स कलर्स होते हैं, ठीक है ना,
वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल के साथ डेविएट होगा। रीजन सिंपल है, क्योंकि डेविएशन जो प्रिज्म प्रोड्यूस करता है वो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है वेवलेंथ पे। तो यही रीजन है कि डिफरेंट वेवलेंथ का जो लाइट है वो डिफरेंट फॉर्म में क्या होगा आपका, लाइक डेविएट होगा, कुछ इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। और यही आपका लाइक कलर का पैटर्न मिलता है यहां पे, डिफरेंट कलर्स का काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, ये कलर का पैटर्न आपका मिल जाएगा स्क्रीन के ऊपर। और इसी प्रोसेस को, इस फिनोमेना को ही हम लोग बोलते हैं कि आपका डिस्पर्सन फिनोमेना, ठीक है ना। सबसे कम डेविएट रेड हुआ है, रीजन सिंपल है, बिकॉज सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, और सबसे ज्यादा डेविएट वॉयलेट हुआ है, रीजन सिंपल है, बिकॉज सबसे कम वेवलेंथ है। क्या कोई दिक्कत? अब सुनना, लाइक मैंने कहा कि इसी में एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं, लाइक एंगुलर डिस्पर्सन। तो एंगुलर डिस्पर्सन का मतलब होता है कि डेविएशन एंगल, ठीक है ना, डेविएशन एंगल का डिफरेंस, या फिर एंगल बिटवीन लाइक रेड, जो रेड लाइट है और जो वॉयलेट लाइट है उसके बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर क्या आपका डिस्पर्सन। क्या कोई दिक्कत? याद रहेगा। तो एंगुलर डिस्पर्सन, ध्यान रखिएगा कि एंगुलर डिस्पर्सन को जनरली हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, जिसका वैल्यू होता है म्यू भी माइनस म्यू आर और इंटू ए। याद रहेगा, एंगुलर डिस्पर्सन का वैल्यू कितना, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, ठीक है ना, दोनों के बीच का एंगल है, घटाएंगे तो यही आ जाएगा। म्यू भी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट रे, ठीक है ना, वॉयलेट लाइट, लाइक म्यू आर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द रेड लाइट, और ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, जो कि सबके लिए सेम है। क्या कोई दिक्कत? ध्यान रखना, इसी में एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं ओमेगा, दोनों याद रखना। ओमेगा, ओमेगा को बोलते हैं, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछ देता है, ओमेगा को बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। क्या बोलते हैं? डिस्पर्सिव पावर। कहोगे सर ये डिस्पर्सिव पावर क्या होता है? तो डिस्पर्सिव पावर किसी भी प्रिज्म का ये बताता है कि कितना स्ट्रांगली या कितना इफिशियंटली जो है लाइक कोई भी प्रिज्म लाइक अपने से जो व्हाइट लाइट पास करेगा उसको डिफरेंट या 7 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दे, ठीक है ना। तो डिस्पर्सिव पावर को हम डिफाइन करते हैं एंगुलर डिस्पर्सन और मीन डेविएशन का रेशियो। दिस एंगुलर डिस्पर्सन और मीन डेविएशन का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। अब कितने लोग के दिमाग में चल गया होगा कि सर ये मीन डेविएशन, तो येलो लाइट को हम लोग मीन लाइट मान के चलते हैं, माने येलो लाइट का जो डेविएशन होगा उसको हम लोग मीन डेविएशन कहते हैं। तो मैंने कहा कि जब यहां फॉर्मूला यूज करना होगा लाइक डिस्पर्सिव पावर का, दैट इज ओमेगा का, तो ये फाई की जगह हो जाएगा म्यू भी माइनस म्यू आर और इंटू क्या आपका ए डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई। डेविएशन के लिए फॉर्मूला हमारे पास है म्यू माइनस 1 इंटू ए, स्मॉल एंगल प्रिज्म का। तो जब y लिखे हैं तो यहां पे हो जाएगा म्यू वाई माइनस 1 और इंटू क्या आपका a। चाहो तो अगर यहां बात कर दें, ठीक है ना, तो ये a से a क्या हो गया आपका कैंसिल, माने डिस्पर्सिव पावर के लिए जो फॉर्मूला है वो आपका आ गया, बोलो म्यू भी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू वाई माइनस 1। फटाफट नोट कर लीजिए जल्दी से, इसको बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। फटाफट नोट कर लीजिए जल्दी से। तो डिस्पर्सन में ये 2 पॉइंट्स अगर हो सके तो याद रखना, एंगुलर डिस्पर्सन माने एंगल बिटवीन जो रेड लाइट है और जो वॉयलेट लाइट है उन दोनों के बीच का एंगल, जो कि म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए के बराबर होगा, ठीक है। और दूसरा आपका डिस्पर्सिव पावर, जो कि एंगुलर डिस्पर्सन और मीन डेविएशन का रेशियो होता है। एंगुलर डिस्पर्सन लिख दिया, मीन डेविएशन लिख दिया, फॉर्मूला आपके सामने है म्यू भी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस क्या आपका वाई 1। सॉरी, बढ़ूं आगे, चलो। क्वेश्चन चूंकि पूछ दिया है कभी कभी डिस्पर्सिव पावर से, इसलिए मुझे बताना पड़ा अभी। अब सुनना, इसमें ध्यान रखना कि जब डिस्पर्सिव पावर आप निकालोगे ओमेगा, तो जैसा कि रिजल्ट आया है म्यू भी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू वाई डिवाइडेड बाई म्यू वाई माइनस 1। तो मैंने कहा कि लाइक म्यू भी और म्यू आर अगर दे दिया तो म्यू वाई तो ऐसे ही निकल जाएगा, बिकॉज अगर बात करें म्यू वाई का, तो जो म्यू वाई का वैल्यू होगा वो इक्वल होगा म्यू भी प्लस म्यू आर
एंड डिवाइडेड बाय किसके, आपका 2k। तो म्यू वाई के जगह पे म्यू भी प्लस म्यू आर अपन क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। फटाफट नोट कर लो जल्दी से, हो गया। चलो अब बस एक चीज इसमें और पूछता है प्रिज्म में, ठीक है ना, एक जहां से क्वेश्चन नीट, जेई मेन और एम्स तीनों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और सिर्फ यही पूछता है, और वो है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, और वो भी क्या, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन पूछता है। डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, ध्यान से मेरी बात सुनना। लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म में पूछता भी क्या है, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। कहोगे सर ये क्या चीज हुआ, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि बच्चा हमने ना 2 प्रिज्म को अरेंज करा है कुछ इस तरह से, दिस इस प्रिज्म का एंगल ए है और इस प्रिज्म का एंगल है ए डैश। ऐसे तुम्हारे जानकारी के लिए बता दें कि इसको हम लोग क्राउन ग्लास प्रिज्म बोलते हैं, क्राउन ग्लास प्रिज्म कहते हैं। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, यूज नहीं करेगा ये। और इसको हम लोग फ्लिंट ग्लास प्रिज्म बोलते हैं, इस वाले को, दिस फ्लिंट ग्लास प्रिज्म, ठीक है ना। दिस इज क्राउन ग्लास प्रिज्म एंड दिस इज फ्लिंट ग्लास प्रिज्म। एकदम ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चा। मैंने कहा कि इसका एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म ए डैश है, और दोनों को मैंने ना ऑपोजिट सेंस में क्या करा है, आपका अरेंज करा है। माने एंगल ऑफ प्रिज्म दोनों का एक दूसरे के ऑपोजिट सेंस में है, ठीक है ना। अब सुनना, एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं लाइक डेविएशन। अगर बात करें तो हम लोग यहां पे वर्ड यूज करते हैं डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, ठीक है ना, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। तो कहोगे कि सर ये क्या चीज है सर, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। तो मेरी बात सुनना, माने अगर व्हाइट लाइट को हम किसी सिंगल प्रिज्म से पास करा दें, दिस इज व्हाइट लाइट, अगर व्हाइट लाइट को हम किसी सिंगल प्रिज्म से पास करा दें तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो डिस्पर्सन ना हो। मतलब वहां डेफिनेटली वो लाइक 7 कंपोनेंट्स ऑफ द कलर्स में डिवाइड कर देगा। लेकिन अगर हम 2 प्रिज्म को इस तरह से अरेंज कर दें, अगर हम 2 प्रिज्म को इस तरह से अरेंज कर दें बच्चों कि वापस जब प्रिज्म से बाहर निकले, ठीक है ना, तो ध्यान से मेरी बात सुनना, तो वापस जब प्रिज्म से बाहर निकले तो डिस्पर्सन तो हो लेकिन डेविएशन ना हो। कहोगे सर इसका मतलब ये कि यहां पे अगर पहला प्रिज्म और दूसरा प्रिज्म, मैंने कहा कि जब फाइनली दोनों प्रिज्म से बाहर निकले तो डिस्पर्सन होने का मतलब क्या कि इधर रेड, ठीक है ना, वॉयलेट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो येलो है उसका जो डायरेक्शन हो वो व्हाइट लाइट के डायरेक्शन के पैरेलल हो जाए। दिस माने इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन दोनों क्या हो, आपका पैरेलल हो जाए। इस केस में क्या होगा बच्चा, तो डिस्पर्सन तो हुआ, लाइट अपने 7 कंपोनेंट्स में डिवाइड तो हुआ, लेकिन मैंने कहा कि किसी तरह का कोई डेविएशन नहीं हुआ। डेविएशन नहीं होने का मतलब कि जो डेल्टा नेट है, इसको याद ही रख लेना, वो क्या हो गया आपका 0। अब कहोगे सर 2 जगह पे डेविएशन का बात हम लोग कर सकते हैं। पहला तो एक डेविएशन सर यहां से प्रोड्यूस्ड होगा इस वाले से, तो सर फॉर्मूला यूज कर लेंगे डेविएशन का। ये सर हम लोग जानते हैं म्यू माइनस 1 और इंटू ए प्लस, सर दूसरे के लिए हम लोग यूज कर लेंगे सर, तो ये हो जाएगा म्यू डैश माइनस 1 और इंटू क्या आपका ए डैश, और ये किसके आपका 0 के इक्वल। क्या यहां से हम लोग ए डैश निकाल सकते हैं, कहोगे सर बड़े प्यार से निकाल लेंगे। इसमें निकालना क्या है, ए डैश बराबर हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए डिवाइडेड बाई म्यू डैश माइनस 1, लेकिन साइन क्या लग जाएगा, माइनस। कहोगे सर ये माइनस साइन का क्या सिग्निफिकेंस है सर, तो ध्यान रखना माइनस साइन का ये सिग्निफिकेंस है कि दोनों एंगल जो है एक दूसरे के ऑपोजिट सेंस में एग्जिस्ट कर रहा है। माने इस रिजल्ट से नीट में 3 से 4 बार सवाल आया है, सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा है। एम्स में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जेई मेन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एंगल पूछ देता है सेकंड वाले प्रिज्म का कितना होगा, जिससे कि लाइक डिस्पर्सन तो हो लेकिन डेविएशन ना हो। तो वैल्यू याद रखना, ए डैश बराबर माइनस साइन के साथ म्यू माइनस 1 इंटू ए डिवाइडेड बाई म्यू डैश माइनस क्या आपका 1। क्या कोई दिक्कत, फटाफट नोट करोगे फास्ट। लास्ट क्वेश्चन, खत्म प्रिज्म हमारा हो गया। अब इसके बाद सीधा हम लोग लेंस पे एंटर करेंगे और वेव ऑप्टिक्स पे बात करेंगे।
बढ़ू आगे, चलो देखोगे ध्यान से। मैंने कहा एकदम गौर से मेरी बात सुनना बच्चा, एकदम ध्यान से, ठीक है ना, देखोगे ध्यान से। मैंने कहा कि अगर यहां बात करें, हाँ, तो क्वेश्चन में दे दिया था, ये क्वेश्चन में दे देगा एकदम लंबा चौड़ा स्टेटमेंट के साथ, लाइक इस वाले प्रिज्म का एंगल दिया हुआ था a इज इक्वल टू 10 डिग्री, ठीक है। इस वाले प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ था म्यू इज इक्वल टू 1.42, जो कि क्राउन ग्लास प्रिज्म है। इस वाले प्रिज्म का जो कि फ्लिंट ग्लास प्रिज्म है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया था 1.7, ठीक है ना। पूछा था कि इसका एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होगा अगर डिस्पर्सन हुआ है बिना डेविएशन के, ठीक है ना, डिस्पर्सन हुआ है बिना डेविएशन के। क्या कोई दिक्कत? तो तुमको देखो फॉर्मूला याद नहीं रखना है, सीधा लाइक डिस्पर्सन हुआ है बिना डेविएशन के। अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा प्रिज्म का, एक डेविएशन यहां होगा, दूसरा डेविएशन यहां होगा। तो पहला डेविएशन यहां पर देख लो, ये म्यू -1 इंटू ए। म्यू कितना है बच्चा? म्यू इसका है 1.42 -1 और इंटू ए, एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया 10 डिग्री। क्या कोई दिक्कत? प्लस साइन के साथ म्यू डैश। तो म्यू डैश का अगर हम बात करें तो ये आपका 1.7 है, तो 1.7 -1 और इंटू ए डैश, और ये बराबर किसके? आपका 0 के। क्या यहां से 1.42 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 0.42 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू, उधर भेज दो, लाइक 1.7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 0.7 मल्टीप्लाइड बाई ए डैश। अब माइनस साइन इसीलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि बस पता है आप लोगों को कि सेंस ऑपोजिट है, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं बच्चों 42/100 इंटू 10 इज इक्वल टू 7/10 और इंटू ए डैश। ये 0 से 0 कैंसिल, ये 10 से 10 कैंसिल, और ये 7 से 6 बार में, माने इसका एंगल कितना हो जाएगा? 6 डिग्री। क्या कोई दिक्कत? माने फ्लिंट ग्लास प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होगा? 6 डिग्री। बात समझ में आ रही है? तो जाओ और प्रिज्म का जो क्वेश्चन बच गया, बचा तो नहीं होगा लेकिन अगर बच गया होगा तो जाकर उड़ा डालो, कोई दिक्कत? फटाफट नोट कर लो फास्ट, दैट्स इट।